हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो डिपेंड्स ऑन अदर, यानी जो दूसरों पे आश्रित होते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है इनके मॉर्फोलॉजी में और इनके हैबिटेट में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मतलब इनमें अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, इनमें अलग अलग हैबिटेट मिलेगा, यानी ये अलग अलग जगह पे आपको मिल सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ब्रेड। आपने ब्रेड के ऊपर, रोटी या ब्रेड दोनों आप समझ लीजिए, इसके ऊपर फंजाई आपने जरूर देखा होगा। रॉटन फ्रूट्स, जो सड़े हुए फ्रूट्स हैं, उनमें भी आपने देखा होगा जो फंजाई ग्रो कर जाते हैं। एक कॉमन मशरूम यू ईट टोडस्टूल, यू कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर आल्सो फंजाई। देखिए दो बातें हैं। पहला तो मशरूम भी फंजाई है, और दूसरा आपने टोडस्टूल भी देखा होगा। ये एक्चुअल में पॉइजनस होता है। टोडस्टूल जो है ये नॉन एडिबल है, क्योंकि इसमें ये जहरीला होता है, या ये कह लीजिए इनमें पॉइजन मिला होता है, पॉइजनस होता है ये। तो फंजाई मशरूम भी हो सकता है, टोडस्टूल भी हो सकता है। आपने वाइट स्पॉट देखा होगा, वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ। सरसों के पत्तियों पे आपने सफ़ेद सफ़ेद वाइट स्पॉट देखा होगा। ये भी पैरासिटिक फंजाई की वजह से होता है। किसकी वजह से? पैरासिटिक फंजाई की वजह से होता है। अब दूसरा पॉइंट, जनरली जो फंजाई होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर मीन्स इनमें ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं। लेकिन सम यूनिसेलुलर फंजाई आल्सो सीन, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होते हैं। ईस्ट आर यूज टू मेक बेयर एंड ब्रेड। दो पॉइंट एक साथ आपके ऊपर थोप दिया, मैं सारे पॉइंट हटा के आपसे बात कर रहा हूं। आपके पास यूनिसेलुलर फंजाई में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्ट है। ईस्ट का इस्तेमाल, जो कि यूनिसेलुलर है, इसका इस्तेमाल बेयर बनाने में और इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने में किया जाता है। अलग अलग चैप्टर में आप ये बात आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में कि बेयर एंड ब्रेड दोनों इसी से बनते हैं। इसीलिए ईस्ट को हम, याद रखिएगा, इसीलिए ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ब्रीवर इंडस्ट्री यानी शराब इंडस्ट्री में या बेकरी उद्योग में, यानी कि बेकर्स ब्रेड बनाने के लिए भी किया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट बेहद खास हुआ हमारा कि ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉजेस डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। कई ऐसे फंजाई हैं जो प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। जैसे व्हीट के ऊपर आपने देखा होगा, व्हीट के ऊपर, सारे पॉइंट आप नोट करते रहा करिए, अगर आपने देखा होगा तो गेहूं के ऊपर ब्लैक कलर का आपको रस्ट दिखता है, ब्लैक रस्ट लिखा है। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्शिनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक्चुअल में क्या है, ये ब्लैक रस्ट जो मिलता है आपको, या व्हाइट रस्ट भी मिल जाता है, ये भी याद रखिएगा। व्हाइट ब्लैक कोई भी रस्ट होता है, तो व्हीट पे फिलहाल आपको अगर हम बात करें तो व्हाइट भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, बट ब्लैक रस्ट जो है वो क्रूसीफर के ऊपर है, पक्शिनिया ग्रैविनिस ये भी कॉज करता है, व्हाइट रस्ट भी है। तो वी विल डिस्कस लेटर अबाउट इट। अभी फिलहाल रस्ट की आप बात करें। रस्ट कहाँ दिख रहा है? ये गेहूं के ऊपर। किसने कॉज किया? पक्शिनिया। तो पक्शिनिया ग्रैविनिस कॉज ब्लैक रस्ट। कुछ और भी हैं जो व्हाइट रस्ट भी कॉज करते हैं, तो यहाँ पे बात नहीं करनी। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स नोन एज पेनिसिलियम। ये भी कुछ फंजाई हैं जो पेनिसिलियम, यानी कि पेनिसिलियम हैं, फंजाई हैं जो एंटीबायोटिक्स रिलीज करते हैं। कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। कौन सा? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। कहां से मिलेगा? पेनिसिलियम से मिलेगा। काफी बातें हुई। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेलुलर, सम आर यूनिसेलुलर। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट आल्सो। एक डिजीज आपको मिली, व्हीट रस्ट, किसने कॉज किया? पक्शिनिया ने। ठीक है। सम आर द सोर्स ऑफ पेनिसिलियम, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक।
कुछ एंटीबायोटिक्स के सोर्स है, मैं नाम लिख दूं नहीं तो बार बार मैं पेनिसिलियम बोलता रहूंगा, पेनिसिलिन। ओके, पूरी बात खत्म। फंजाई आर cosmopolitan and occurs in air, water, soil, on animal and plant. Means cosmopolitan मतलब सब जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र हैं, एवरीवेयर। cosmopolitan मतलब प्रेजेंट ऑन एवरीवेयर, हर जगह आपको फंजाई ग्रो करते हुए मिल जाएंगे। सॉइल में, हवा में, पानी में, एनिमल के ऊपर, प्लांट के ऊपर एंड सो ऑन। अगली लाइन बहुत बार नीट में पूछी गई है, दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये सबसे बढ़िया जगह कहाँ है, जो थोड़ा सा गर्म हो और थोड़ी सी नमी हो, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? आप कभी इस बात से आश्चर्यचकित हुए हैं कि हम रेफ्रिजरेटर में भोजन को क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। तो हम भोजन को क्यों रखते हैं रेफ्रिजरेटर में? जिससे कि बच सके, भोजन हमारा खराब ना हो। किससे बच सके? फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारा जो भोजन है वो बच सके और वो खराब ना हो। माय डियर, आप समझ रहे हैं ना? यस, नेक्स्ट आइए। आपने अभी सुना कि विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी। जो इनका बॉडी होता है, जो इनकी संरचना होती है, वो कुछ ऐसे होती है। आप ऐसे मान लीजिए, एक धागे जैसी संरचना मान लीजिए, ठीक है ना, धागे जैसी संरचना, फिलामेंटस होते हैं, इसी को कहते हैं हाइफी। एंड नेटवर्क ऑफ हाइफी, अगर आप ऐसे देखें, मैं ऐसे ही आपको बना दे रहा हूं, नेटवर्क ऑफ हाइफी, इसमें ब्रांचिंग आपको दिख रही होगी। तो सिंपल दो शब्द यहां सीखने को मिले। एक वर्ड है हाइफी। हाइफी क्या होता है? एक साधारण सा स्ट्रक्चर, सिंपल फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज हाइफी। लेकिन अगर हम बाप से बात करें कि नेटवर्क है हाइफी का, नेटवर्क मतलब जाल जैसी बात करें, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। क्या नाम देंगे? माइसेलियम। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए एक धागे जैसी संरचना दिख रही है, हाइफी कह सकते हैं आप। और यहां पे आपस में काफी ब्रांचिंग है। दिस इज माइसेलियम, दिख रहा है आपको? दिस इज माइसेलियम एंड दिस इज हाइफी। वन थिंग मोर माय डियर, एक स्टैंड को, यहां पे डायग्राम में दिखा रहा होगा, एक स्टैंड को सिंपली नाम दिया हाइफी, और जाल जैसा संरचना जब बना लें तो दिस इज कॉल्ड माइसेलियम। अनदर थिंग, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और आती है, वो भी जरा ध्यान से समझें। पॉइंट क्या है? एक दूसरा पार्ट आपको बताने चल रहा हूं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें बीच में सेप्टम नहीं होती और न्यूक्लियस बीच में रहता है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें सेप्टम होती है। जब सेप्टम, फंजाई मीन्स मैं हाइफी की बात कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड सेप्टेट हाइफी। क्या बोलते हैं आप इसको? सेप्टेट। एंड दिस इज कॉल्ड एसेप्टेट। एसेप्टेट, अगर आप देखें तो ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एसेप्टेट। यहां पे किसी प्रकार का सेप्टम नहीं है, जबकि यहां पे सेप्टम है। दिस इज सेप्टेट। क्लियर? अब अगर न्यूक्लियस बीच में कोई सेपरेशन नहीं है तो सच काइंड ऑफ हाइफी इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक का मतलब यहां पे क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब देखिए ना, एक न्यूक्लियस यहां है, एक न्यूक्लियस यहां है, यहां है, यहां है, ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, बीच में कोई सेप्टम आपको दिख नहीं रहा। क्लियर? सम हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ये जो न्यूक्लियस है माय डियर, ये न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब कहीं कोई सेप्टम नहीं है। दिस इज कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। क्या नाम देते हैं? सिनोसिटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल। आप इन्हें चाहें तो
सेप्टेट कहें, सेप्टा कहिए, सेप्टम कहिए, या इन्हें क्रॉस वॉल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इन देयर हाइफी द सेल वॉल ऑफ, अब पूरी बात हो गई, मतलब एक सिंगल स्टैंड होगा, फिलामेंटस होगा, हाइफी कहेंगे, नेटवर्क होगा, माइसेलियम कहेंगे, कंटिन्यूअस न्यूक्लियस भरे होंगे साइटोप्लाज्म में, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, सिनोसिटिक हाइफी कहेंगे। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होगा, सेप्टम होगा, बीच में क्रॉस वॉल होगी, इसे बोलेंगे सेप्टेट हाइफी। क्लियर? अब अगला सवाल, पूरी बात मैं मिटाने जा रहा हूं, पूरी बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यस, ठीक है, तो फंजाई मे बी सेप्टेट, मे बी एसेप्टेट, मे बी सिंगल न्यूक्लियस, मे बी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन विदाउट सेप्टा नोन एज सिनोसिटिक हाइफी। क्लियर? ओके, अब अगला सवाल, फंजाई की जो वॉल है, फंजाई की जो वॉल है, जो फंजाई की सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। तो फंजाई की जो वॉल है किसकी बनी होती है? जनरली किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। काइटिन किसका बना होता है? एक सब्सटेंस है नाग या नाम। इसका मतलब क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। क्या नाम है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन या एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। आप नोट कर लीजिएगा, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड किसका बना होता है ये? यस, लिख लीजिएगा, नाग या नाम। ये कुल मिला के अगर बात कहें तो ये एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। क्या है ये? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। क्लियर? चलिए, ये बात पूरी हो गई। मैं आपसे एक सवाल और बोलना चाहता हूं जो जनरली कभी नीट में आता नहीं है बट पूछा जा सकता है। इन सम फंजाई सेल वॉल में भी, कुछ फंजाई में हो सकता है सेल वॉल सेलुलोज की बनी हो। कहेंगे सर आप उसका नाम बता दीजिए, तो यस, हमारे पास एक नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तब तक आप नहीं बताएंगे जब तक आपसे कोई पूछे ना कि क्या कोई मेंबर है जिसमें काइटिन के अलावा कोई और होता है, तो यस होता है। बट आपसे कोई पूछे फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होगी, तो काइटिन की बनी होगी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि फंजाई जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टेट एंड हेंस कॉल्ड सेप्रोफाइट। एक सेंटेंस सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि फंजाई क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफाइट, मतलब सड़ी गली चीजों से, ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ फंजाई सर पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ फंजाई पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर पाए जाएंगे। और एक बड़ा सवाल है, दे डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। पैरासाइट वही होता है जो किसी लिविंग पे ग्रो करे, किसी लिविंग पे पाया जाए। तो पैरासाइट्स यस डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल। ये जो पैरासाइट होते हैं ये लिविंग प्लांट्स या एनिमल पे डिपेंड होते हैं। 2 पॉइंट हो गया, सेप्रोफाइट या पैरासाइट्स। ठीक है, नोट हो गया। तीसरी बात अगर करें, तीसरा पॉइंट, हो सकता है ये सिम्बायोंट हो, मतलब फंजाई सिम्बियोटिक भी होते हैं। तो फंजाई सेप्रोफाइट होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं। क्लियर हो गया? सेकेंड इज पैरासाइट्स होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पाए जाएंगे और अपना नरिशमेंट वहां से खींच लेंगे। दे कैन आल्सो लिव एज ए सिम्बियोंट, ये सिम्बियोंट के तरीके से भी रह सकते हैं। सिम्बियोंट का एग्जाम्पल हमारे पास है लाइकेन। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, लाइकेन जो होता है इसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंजाई। ठीक है, एक क्या होता है? एल्गी और दूसरा फंजाई। यहां पे एल्गी को भी फायदा होता है और फंजाई को भी फायदा होता है। एल्गी एक्चुअल में यहां से मिनरल्स
और यस आंसर प्लीज H2O ऑब्टेन करता है। और किससे? फंजाई से। और फंजाई को एल्गी क्या देता है? फूड देता है। क्या देता है? ये फूड का फायदा होता है। तो ये एक प्रकार का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। किसका? यस आंसर प्लीज, लाइकेन का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। क्लियर हो गई बात? ये तो पूरी बात हो गई। तो सेप्रोफाइट हो गया, पैरासाइट्स हो गया, सिम्बियोटिक हो गया। सिम्बियोटिक में एक केस और आता है एंड दिस केस इज अ माइकोराइजा। क्या है जी बताएं? माइकोराइजा का केस है जी। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। अब मैं पूरी बात मिटाने जा रहा हूं। देखिए, एक तो हो गया लाइकेन सिम्बियोटिक और दूसरा हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है एक्चुअल में? देखिए, एक है माइकोराइजा के बिना फंजाई, मतलब ये प्लांट है, इस प्लांट में माइकोराइजा का एसोसिएशन नहीं है, नहीं है। इस प्लांट में माइकोराइजा का एसोसिएशन है। ये प्लांट है और आप देखिए जो रेड कलर से दिख रहा है, दिस इज द फंजाई। और ये फंजाई जाके रूट से अटैच हो जाता है और रूट के फंक्शन को, माइकोराइजा अगर मैं कहूं, रूट के फंक्शन को इनहेंस करता है। रूट का फंक्शन क्या है? मिनरल्स अब्जॉर्ब करना, वाटर अब्जॉर्ब करना। तो रूट के फंक्शन को बढ़ा देता है, या यूं कहें सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी सरफेस एरिया माइकोराइजा के होने से, हाइफी के जुड़ जाने से बढ़ जाता है। और ओवरऑल जो फायदा होता है वो प्लांट को पानी का, मिनरल्स का फायदा हो जाता है। बदले में फंजाई को भोजन मिल जाता है, नरिशमेंट मिल जाता है। क्लियर? तो दोनों को फायदा हुआ, फंजाई को भी फायदा हुआ, प्लस साथ ही साथ प्लांट को भी फायदा हुआ, प्लस दोनों का काम चल गया। दिस इज द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन फंजाई में तीनों प्रकार का होता है। मतलब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीजें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, बट जो लिखी हैं आपको वही पढ़नी है। पहली बात अगर मैं करूं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये किससे होता है, ये आपको याद करना है। यस, तो मैं पूरी बातें आपको बता दूं जी। यस, एक एक करके पूरी बातें नोट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट हमारा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मींस क्या हुआ? मान लीजिए ये एक हमारा फंजाई है, कई पार्ट में टूट गया, तो जितने पार्ट में टूटेगा उतने नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। फिशन, मान लीजिए कोई हमारा फंजाई है, बीच से इक्वल पार्ट में टूट गया किसी कारणवश, न्यूक्लियस भी दोनों में पहुंच गया, दोनों नया नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बडिंग, मान लीजिए हमारा ईस्ट है, इसमें एक प्रोट्रूजन हुआ, थोड़ा उभार हुआ, उभार ये और बड़ा हुआ, कल को ये टूट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये भी न्यू हो जाएगा, ये दोनों न्यू इसमें भी बन जाएंगे और इसमें सारे के सारे नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। मतलब जो आपका वेजिटेटिव होता है वो तीन तरीके से होता है, यही याद करना है सर। फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। क्लियर? बोलिए सर, अगर क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एसेक्सुअल की अगर बात करें तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर से बनता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होगा, स्पोरेंजियोस्पोर से होगा, या फिर आप इसी को जूस्पोर कह सकते हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर कहिए या फिर जूस्पोर कह लीजिए। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वाया oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तीनों सवाल खूब पूछे जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग। एसेक्सुअल किससे होगा? कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। सेक्सुअल किससे होगा? oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये याद रखिएगा सर। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, और जिस स्ट्रक्चर में ये बनता है उसे हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। जैसे एस्कोस्पोर बनेगा एस्कोकार्प में
और बेसिडियो स्पोर बनेगा बेसिडियो कार्प में। क्लियर? फ्रूटिंग बॉडीज हम आपको पढ़ाएंगे एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प इज अ फ्रूटिंग बॉडीज जहां बनेगा एस्कोस्पोर। हमारे पास आगे मिलेगा बेसिडियो स्पोर और यानी कॉल्ड बेसिडियो कार्प। तो बेसिडियो कार्प कहां बनेगा? बेसिडियो स्पोर्स में बनेगा। क्लियर? पूरी बातें एकदम अच्छे से याद रखिएगा, सवाल यहां से खूब पूछा जाता है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग द 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल 3 फेजेस को फॉलो करती है। सबसे पहली घटना होगी प्लाज्मोगैमी। कौन सी? प्लाज्मोगैमी। मान लीजिए 2 सेल फंजाई की हैं, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगी, इनका दोनों का ये न्यूक्लियस है कुछ इस प्रकार से, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। उसके बाद अगली घटना होगी कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी में क्या होता है? दोनों आपस में फ्यूज करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। इसमें क्या होता है? तो पहले में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। वो गैमीट मोटाइल है या नॉन मोटाइल है डजंट मीन, वो दोनों फ्यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। पहली घटना ये हुई। सेकेंड घटना क्या हुई? दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। वहां पे दोनों प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, यहां पे न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है। जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। और स्ट्रक्चर क्या बनता है? जाइगोट। इसकी प्लॉइडी 2n होगी। क्लियर? अब अगर इसकी प्लॉइडी 2n है और हम सभी लोग जानते हैं कि फंजाई की प्लॉइडी n है सिर्फ, तभी उसका बॉडी बन सकता है। तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो अब इस जाइगोट में क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस होगी। और जब मियोसिस होगी तो 1 से 4 सेल्स बनेंगी और ये चारों नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर्स बनेंगे, दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये स्पोर जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्लियर कट बात ये हुई कि अगर हम पूछें कि सेक्सुअल साइकिल कैसे होती है, तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। ये 3 स्टेप्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। क्लियर? पूरी बात कंप्लीट। चलिए आगे बात करते हैं। यस, कह रहे हैं व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप। 2 हाइफी, मान लीजिए एक ये मिला और एक ये मिला। मान लीजिए आपका ये दोनों हाइफी मिलता है। अब ये दोनों कंपैटिबल टाइप के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंपैटिबल टाइप। कंपैटिबल टाइप का मतलब राइट टाइप, सही प्रकार से हो, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो, तभी इनमें मेटिंग हो पाएगी, दोनों पास पास आएंगे। अब कुछ फंजाई में तो फ्यूजन डायरेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, कैरियोगैमी हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स immediately results in diploid cell. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid. जैसे मैंने पीछे कहा 2 सेल थी, आपस में उन्होंने फ्यूज किया, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करके जाइगोट बना लिया, खेल खत्म। लेकिन however in other, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड वेसिडियोमाइसिटीज, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ? एस्को और बेसिडियो, 2 जगह। एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल होगा। क्या? यहां पे ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा, n+n। क्लियर? दिस इज कॉल्ड डाइकैरियन स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? डाइकैरियन स्टेज। ओके, क्या बोलेंगे? डाइकैरियन स्टेज। एंड सच काइंड ऑफ फंजाई इज नोन एज डाइकैरियोफेज ऑफ फंजाई। क्लियर? ठीक है ना? मतलब क्या हुआ? ज्यादा कुछ फंजाई में तो जाइगोट तुरंत बन जाएगा, जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया था प्लाज्मोगैमी के बाद। लेकिन कुछ फंजाई में, मेजॉरिटी ऑफ द फंजाई में ये वाली स्टेज रिटेन रह जाती है। समझ पा रहे हैं ना? ये वाली स्टेज रिटेन रह जाती है। प्लाज्मोगैमी के बाद रुका रह जाता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन तुरंत नहीं होता। इसे डाइकैरियोफेज होते हैं। सवाल पूछता है एग्जामिनर डाइकैरियन क्या होता है, तो n+n स्टेज आपको यहां दिखनी चाहिए। कौन सी स्टेज दिखनी चाहिए? n+n स्टेज। अगर आपको यहां n+n स्टेज दिखती है देन गुड फॉर यू।
N+N. दिस इज कॉल्ड डाइकैरियन फेज या डाइकैरियोटिक फेज। क्लियर है सर? लेटर बाद में क्या होगा, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड एंड द फंजाई, अब खत्म हो गई बात। और उसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? डाइकैरियोटिक फेज क्लियर कट दिखनी चाहिए सर, बहुत स्पष्ट दिखनी चाहिए। मैं एकदम क्लियर कट बना दूं आपको। दिस इज द डाइकैरियोटिक फेज। दिस इज कॉल्ड N+N। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड डाइकैरियन। कहां मिलेगा ये? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, दो जगह आपको ये बात मिल जाएगी। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर कैरेक्टर ऑफ फंजाई। ये क्या बात थी हमारी? पूरे कैरेक्टर की बात हमने करी, फंजाई में कैसे कैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें एक एक करके इसका डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। यस, तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फंजाई या माइसिलियम, ध्यान से समझिएगा, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम यानी कि माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का मोड क्या है। तीसरा, एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ध्यान समझिएगा, मैंने कहा माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, स्पोर के फॉर्मेशन का मोड क्या है, और फ्रूटिंग बॉडीज, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इन द वेरियस क्लासेस। इस वजह से फंजाई जो आपका है ये 4 क्लास में डिवाइड हो जाता है सर। कितने क्लास में? 4 क्लास में डिवाइड हो जाता है। One is the Phycomycetes, second is the Ascomycetes, third is the Basidiomycetes and fourth is the Deuteromycetes। सारे कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ये कैरेक्टर इसमें पाया जाता है और इसका ये एग्जाम्पल है। बाकी जितने कैरेक्टर हमने अब तक पढ़े हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है? कहाँ ग्रो कर रहा है, कैसे है, वो आप समझ रहे होंगे। अब सिर्फ पॉइंट वाइज बातें होंगी कि ये कैरेक्टर यहाँ है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। नंबर 1, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के सारे, फाइको वर्ड से ही पता चल रहा है कुछ एल्गी जैसी बात यहां होगी। यस, सारे के सारे फंजाई एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सारे के सारे फंजाई कहां होते हैं? एक्वाटिक, यानी मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, पानी में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, एंड ऑन डिकेइंग वुड, सड़ी हुई लकड़ी जहां पे काफी नमी है, डैम्प प्लेसेस, थोड़ा सा दलदली स्थान, अथवा ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अगर प्लांट मिलेगा तो जिंदा रहेंगे और अगर प्लांट नहीं होगा तो जिंदा नहीं रहेंगे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिनके पास कोई विकल्प ना हो। अगर कोई विकल्प नहीं है तो जिएंगे तो पैरासिटिक प्लांट के साथ और मरेंगे तो प्लांट के साथ। मतलब अगर प्लांट है तो जिंदा रहेंगे, नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म। अगली बात, मैंने कहा था ना पीछे कि माइसिलियम के आधार पे डिवाइड किया गया है, तो यस, बेहतरीन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, माइसिलियम इज एसेप्टेट। अब आपको पता होना चाहिए कि एसेप्टेट क्या होता है। माइसिलियम इज सिनोसिटिक, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिनोसिटिक क्या होता है। मैंने पीछे आपसे कहा था, जब बीच में क्रॉस वॉल ना हो, न्यूक्लियस आपस में इस तरीके से आपको दिख रहे हों, दिस इज कॉल्ड एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक माइसिलियम। अब लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपसे पीछे क्या कहा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे किससे होता है बता दिया था। आज बात दूसरी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है सर? जूस्पोर से। किससे हो रहा है? जूस्पोर से। और जूस्पोर, जो जूस्पोर होता है ना सर, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। आपका जो जूस्पोर है, जो मोटाइल स्पोर है, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। बीजाणुधानी बोलते हैं हिंदी में, शायद कभी पढ़ा हो। क्या बोलेंगे? जूस्पोर। हाँ चलिए, ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, आप हिंदी छोड़ दीजिए। दिस इज कॉल्ड मोटाइल एंड एप्लानोस्पोर। अगर यहां पे एप्लानोस्पोर आपको मिलेगा, एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर सर क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। यानी कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर जो कि मोटाइल होगा, और एप्लानोस्पोर
जो कि नॉन मोटाइल होगा। क्लियर? दीज आर इंडोजीनियसली फॉर्म्ड। इसका क्या मतलब है? ये इंडोजीनियसली बनते हैं। जैसे आप देखिए, ये अंदर बना है ना, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बना है, तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बना है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। और अगर ये किसी स्ट्रक्चर के बाहर बनता, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हो और यहां पे स्पोर बने, तो दिस इज कॉल्ड एक्सोजेनियसली। तो यस, दीज स्पोर आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। अब दूसरा सवाल, मैं पूरी बात मिटाने जा रहा हूं। यस, अगला सवाल, ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जब दो गैमेट मिलते हैं। जाइगोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जाइगोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी सर? 2n होगी। क्या होगी? 2n होगी। दीज गैमीट्स, अब दूसरा, कई देखिए यहां पे सारे पॉइंट वाइज चीजें पढ़नी है। एक्वाटिक हैबिटेट है, माइसिलियम एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, जो स्पोर जो आपका होगा वो मोटाइल है, और प्लानोस्पोर क्या है? ये नॉन मोटाइल है। दीज स्पोर्स आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्स हैं ये इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब सेल के या स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई कॉल इंडोजीनियसली। याद रखिएगा, एंडोजीनियस वर्ड आएगा या एक्सोजीनियस वर्ड आएगा तो इसको समझिएगा। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड by the fusion of two gametes known as 2n structure. These gametes are similar in morphology. अगर ये गैमीट सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में, मतलब मान लीजिए एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे अगर दोनों गैमीट्स हैं, देन दिस इज कॉल्ड आइसोगैमस। क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। और अगर दोनों गैमीट अलग अलग शेप एंड साइज के हैं, दिस इज कॉल्ड एन आइसोगैमस, डिफरेंट हैं। क्लियर हो गई बात? तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। गैमीट्स सेम हैं, सेम शेप एंड साइज के हैं तो आइसोगैमस, डिफरेंट हैं, डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस भी होता है, या तो आप क्या कह सकते हैं? ऊगैमस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए बेहद आसान तरीका, राम को याद कर लीजिए, स्पेलिंग सब याद रखिएगा, याद हो जाएगा। आर मतलब राइजोपस, ए मतलब एल्बिगो, एम मतलब म्यूकर, तीन नाम, आर ए एम। आर मतलब राइजोपस, ए मतलब एल्बिगो एंड एम मतलब म्यूकर। तीसरा सवाल, राइजोपस जो होता है सर ना, ये ब्रेड पे आपको मिल जाता है, इसीलिए राइजोपस स्टॉनलीफॉर्मी बोलते हैं पूरा नाम, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अगर हम म्यूकर की बात करें, एल्बिगो की पहले बात कर लेते हैं। एल्बिगो जो है ये पैरासिटिक फंजाई होता है ऑन मस्टर्ड। पीछे मैंने आपसे अभी पढ़ा था कि मस्टर्ड पे आपको व्हाइट रस्ट दिख जाते हैं, तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन कॉज करता है? तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज्ड बाय पैरासिटिक फंजाई एल्बिगो। क्लियर? अब आइए डायग्राम की बात करते हो। तो म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया जो कि ब्रेड मोल्ड है, एल्बिगो है जो कि पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड के ऊपर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है, व्हाइट ब्लिस्टर, ऐसा लगता है कि पत्तियों पे फफोले पड़ गए। ब्लिस्टर मतलब फफोले होता है, ये भी याद रखिएगा। जूस्पोर की प्लॉडी एन, एप्लानोस्पोर की प्लॉडी एन यानी हैप्लॉयड, लेकिन जाइगोस्पोर की प्लॉडी 2n। जाइगोस, ये जूस्पोर कैसे बना होता है? इंडोजीनियसली, एक्सोजीनियसली नहीं है, याद रखिएगा सारे एग्जाम्पल। अब दूसरा सवाल म्यूकर के बारे में। म्यूकर अगर आप देखेंगे तो आपने कभी गांव में गोबर वगैरह देखा हो, ये शहरों में भी आपको दिख ही जाता है आजकल, तो डंग पे, गोबर पे आपको म्यूकर फंजाई दिख जाता है। दिस इज कॉल्ड डंग मोल्ड, डंग मोल्ड। अगला सवाल, मोटाइल सेल की अगर बात करेंगे, मोटाइल सेल, तो मोटाइल सेल जूस्पोर तो या म्यूकर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लेनोगैमिट्स एब्सेंट होता है। एक्चुअल में नीट 2015 में एक बार सवाल ये पूछा गया था कि प्लेनोगैमिट्स क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एब्सेंट होते हैं सर। जूस्पोर जो कोई इस तरह का कोई गैमेट यहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी म्यूकर के बारे में। अब इसके बाद अगला जो हमारा फंजाई है, एंड दिस फंजाई इज, जी, दिस फंजाई इज एस्कोमाइसिटीज। ध्यान रखिएगा, दिस फंजाई इज एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। काफी छोटा सा होता है ये, जिसमें ईस्ट वगैरह इसी में आते हैं, तो कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है जनरली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। सैक फंजाई क्योंकि इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में एस्कस एक मिलेगा हमको,
एस्कस, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में हमको एस्कोस्पोर मिलेगा। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैक फंजाई। तो जनरली सारे के सारे मेंबर मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, लेकिन रेयरली आपको मिलेगा यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट, इसका दूसरा नाम सेक्रोमाइसिस। क्या नाम होगा? सेक्रोमाइसिस। दे आर सेप्रोफिटिक, ये सड़ी गली चीजों से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। डिकम्पोजर्स, चीजों को डिकम्पोज करते हैं। पैरासिटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं। कैप्रोफिलस, गोबर पे, डंग पे ग्रो कर लेते हैं। माइसिलियम की अगर बात करेंगे तो माइसिलियम इनका सेप्टेट होता है। सिर्फ पीछे वाला माइसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पीछे वाला इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। ठीक है, तो माइसिलियम इसका क्या है? आपका सेप्टेट है, ये मल्टीसेलुलर है, सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन ए स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। मैं डायग्राम एनसीईआरटी के अलावा एक और लेके आया हूं जो आपकी काफी मदद करेगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिस इज द कोनिडियोफोर, कोनिडिया को धारण करने वाला। यही डायग्राम आपको चैप्टर नंबर 1 में क्लास 12th में मिलेगा, लेकिन वहां पे नाम नहीं लिखा है। कोनिडियोफोर के ऊपर जो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटुली, और उसके ऊपर जो है स्टिग्मेटा, और सबसे ऊपर कोनिडिया है जो कि एक्सोजीनियसली बना है बाहर की तरफ। मैं चाहूंगा आप इसका नाम भी याद रखिएगा। तो कोनिडियोफोर के ऊपर याद रखिएगा, कोनिडिया को धारण करने वाला, दिस इज कॉल्ड कोनिडिया, कोनिडियोफोर। तो कोनिडिया कैसे बना? एक्सोजीनियसली या एंडोजीनियसली? एक्सोजीनियसली। और यही कोनिडिया, यही स्ट्रक्चर माय डियर याद रखिएगा, यही कोनिडिया कल को नया माइसिलियम बना देगा। तो कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। आप देख पा रहे हैं, ये कोनिडिया आपको दिख रहा है, ये आपका कोनिडियोफोर है, और इसी कोनिडियोफोर पे आपको कोनिडिया मिल जाएगा। कैसे बना होता है सर? एंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली? एक्सोजीनियसली। कैसा स्पोर है ये? एसेक्सुअल है सर, ये एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया, याद रखिएगा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन किससे हो रहा है? कोनिडिया। अब दूसरा सवाल, सेक्सुअल प्रोडक्शन किससे हो रहा है? तो यस, एस्कोस्पोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्या नाम है? एस्कोस्पोर। पूरा मिटाने जा रहा हूं सर। क्या होगा? एस्कोस्पोर। ये देखिए डायग्राम, ये मान लीजिए एस्कस है, ये आपका एस्कस है, यहां पे आपको एस्कोस्पोर ऐसे दिख गया। ठीक है, ये मान लीजिए एस्कोस्पोर लीनियरली आपको दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एस्कोकार्प। एस्कस है फिलहाल, और जब ये जहां पे अरेंज होते हैं बहुत ढेर सारे, उसे फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। तो यस, एस्कोस्पोर हो गया। और ये कहां बना है? अंदर या बाहर? तो किसी के अंदर बना हुआ है ना, तो इंडोजिनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एसआई, और इसको एस्कस बोलते हैं अगर सिंगल होता है तो चूंकि सिंगल है इसलिए मैं इसको एस्कस कह रहा हूं। दीज एसआई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है जहां पे ढेर सारे अरेंज हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्कोकार्प। पूरी बात फिर से बता दूं, माइसिलियम सेप्टेट होगा, कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है, एक्सोजीनियसली कोनिडियोफोर के ऊपर होगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, नया माइसिलियम बना लेगा। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर हैं, इंडोजीनियसली फॉर्म्ड होंगे, ठीक है, मियोसिस के द्वारा बनेंगे, ठीक है, और इनका जो फ्रूटिंग बॉडीज है जहां ये अरेंज होते हैं इसे हम एस्कोकार्प कहते हैं। इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, उन्हें भी आपको पढ़ना है। तो यस, इनके एग्जाम्पल ही तो इंपॉर्टेंट है सर। इनके एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल एस्परजिलस, दूसरा एग्जाम्पल क्लेविसेप्स, तीसरा एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा। सारे नाम याद रखिएगा। पीछे हमने कई एग्जाम्पल अभी नोट कर लिए। ईस्ट पढ़ा, पेनिसिलियम पढ़ा, क्या पढ़ा? पेनिसिलियम पढ़ा, एस्परजिलस पढ़ा, क्लेविसेप्स पढ़ा, न्यूरोस्पोरा पढ़ा, ठीक है ना। अब अगली बात, न्यूरोस्पोरा को हम पिंक मोल्ड कहते हैं। प्लीज रिटन डाउन, नोट करिए इसको। न्यूरोस्पोरा को पिंक मोल्ड भी कहा जाता है। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। एक्चुअल में जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यूरोस्पोरा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। न्यूरोस्पोरा का काफी गहन इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए बच्चों न्यूरोस्पोरा को कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं। अब ड्रोसोफिला ही क्यों कहते हैं? क्योंकि एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है,
बात कुछ समझ पा रहे हो? एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल कई हो गए, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। अब आगे की बात, कुछ और मेंबर हैं जिन्हें मोरल्स या ट्रफल्स कहते हैं। मोरल्स और ट्रफल्स ये एडिबल फंजाई होते हैं और ये टेस्ट में काफ़ी डेलेशियस होते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इनको खा के। जो लोग भी इनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये काफ़ी टेस्टी दिखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी होता है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इसमें इस क्लास में काफ़ी एग्जाम्पल हुए, ईस्ट हुआ, पेनिसिलियम हुआ, एस्परजिलस हुआ, क्लेविसेप्स हुआ, न्यूरोस्पोरा हुआ, मोरल्स हुआ, ट्रफल्स हो गया। कई एग्जाम्पल आपने एक एक करके इसमें पढ़ लिया। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरी बात हो गई जिसमें हमने आपसे कहा एस्कोमाइसिटीज के बारे में और फाइकोमाइसिटीज में। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम आपसे बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज की, ड्यूटेरोमाइसिटीज की और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो इस वीडियोज में इतना ही, बाकी अगले में। थैंक यू।